हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम समझेंगे यहाँ पे सीटेट हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी के बारे में। और यहाँ पे हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, जहाँ से आपकी क्वेश्चंस बनते हैं, जो खास बातें हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करते हुए चलेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक है। तो आज जिन बातों को हम समझेंगे वो हमारा टॉपिक कह सकते हैं, इसको आप विषय कह सकते हैं। जो चर्चा का विषय है वो है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो अधिगम और अर्जन को हम समझेंगे, और उससे पहले बेसिकली हम भाषा को समझ लेते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। और फिर लास्ट में हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज भी करेंगे। अप्रोक्स ये 15 क्वेश्चंस हैं, तो इसे भी करेंगे। आपके बिल्कुल भाषा से संबंधित जो भी डाउट होंगे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे सीटेड हिंदी लैंग्वेज के आपको वीडियोस मिलेंगे। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा आंसर की के साथ। आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें खास बातों को मैं रखा हूँ। पहले समझ लेते भाषा क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जाहिर सी बात है, भाषा की मदद से हम क्या करते हैं, हम अपनी बातों को दूसरों लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। तो वो हमें किस चीज़ से हो पाता है, तो भाषा ही से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। तो भाषा से आप क्या करते हैं, अपने विचारधारा दूसरों तक पहुंचा और दूसरों की बात को सुन करके आप समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी भाषा ही से होती है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। तो ये बिल्कुल जब इंसान पैदा होता है उसी टाइम पे, उसी समय से ये भाषा जो सीखना है स्टार्ट हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। बच्चा बचपन में सीखता है, एडोलसेंस में सीखता है, फिर उसके बाद जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। अब यहाँ पे इसकी वर्जिनिटी देख लीजिए कि ये शब्द कहाँ से निकला है। अर्थ, भाषा संस्कृत की भाष्य धातु, इसका मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ धातु से उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है। तो अब भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलना। और ये किससे निकला है, संस्कृत से, जिसका मतलब होता है धातु। ठीक है, धातु से उत्पन्न हुई चीज़ के बारे में बोलते हैं। तो इंसान के मुंह से जो बात निकलती है, अल्फाज निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, उसको बोलते हैं आपका भाषा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति क्या है वो समझते हैं यहाँ पे। भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। इसे अर्जित हम करते हैं, और ये संभव कब है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब आप उसको प्रयोग में लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके इसे सीखा जा सकता है आसानी से। अन्यथा और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है। अर्थात यह पैतृक नहीं है। मतलब जब तक आप इसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आपको बहुत अच्छी भाषा नहीं आएगी। आप किताबें चाहे जितनी पढ़ लीजिए, रूल्स, ग्रामर, व्याकरण चाहे जितना पढ़ ले, जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, आपको जो है भाषा नहीं आएगी। तो भाषा के लिए अभ्यास जरूरी है। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण मतलब इमिटेट करके, कॉपी करके, नकल करके, उसके माध्यम से भाषा सीखी जाती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात ये परिवर्तनशील होता है। तो जाहिर सी बात है, भाषा में परिवर्तन आती रहती है, चीज़ें ऐड होती रहती हैं उसमें। तो ये चीज़ें परिवर्तनशील है और इंसान उसी हिसाब से उसको सीखते रहता है, अर्जन करते रहता है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है। जैसे ध्वनि, आवाज़, ठीक है, वाक्य जो आपका तत्व है, अर्थ है, तत्व है, वर्णमाला है, तत्व है, शब्द है, रूप, वाक्य, संरचना, सार्थक, प्रयोग, ये सारी चीज़ें क्या है, भाषा के अंदर आती हैं। इनकी सहायता से हम भाषा को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ध्वनि, क्या ध्वनि है, स्वर्ण है, व्यंजन है, वाक्य किस प्रकार का है, आपका सकारात्मक है, नकारात्मक है, अर्थ क्या निकल के आ रहा है, वर्णमाला में क्या है, स्वर्ण है, व्यंजन है, शब्द कैसा है, रूप उसका कौन सा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अलंकार है, संधि है, तो क्या है, ये सारी चीज़ें हर ज़बान की, हर भाषा की अपनी अलग अलग होती है। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है, ठीक है।
भाषा किसकी तरफ से, कठिनाई से आसान की तरफ ले आता है, अग्रसर करता है आपको। इस यूँ समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भाषा जानते हैं, हिंदी अगर आप जानते हैं, अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, तो अंग्रेज़ी में आपको थोड़ी सी प्रारंभिक समय में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाएगा, आपके लिए भाषा जो है सरल हो जाएगा, सफलता मिलना शुरू हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा वो सरल लगने लगेगा। तो प्रारंभिक में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी, देवनागरी, अंग्रेज़ी, रोमन, उर्दू, फारसी। तो ये हर एक भाषा की अपनी एक लिपि है। जिस तरह अगर हिंदी और देवनागरी की हम बात करें तो ये कैसे चलता है, ये आपका लेफ़्ट टू राइट चलता है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, यानी हम बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर हम देखते हैं आपका उर्दू हो गया, फारसी हो गया, अरबिक हो गया, तो ये राइट टू लेफ़्ट चलता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। और ये हिंदी जो आपका है इस तरफ से लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका, लिखने के दृष्टि से ये अलग अलग है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन इस पर बना हुआ है कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, और वहाँ पे ये आंसर नहीं हुआ है। वहाँ पे आंसर ये हुआ कि मान लेते हैं मुझे खाना खाना है, ठीक है, मुझे खाना खाना है, तो ये आपका हिंदी में लिखा हुआ लिपि में है। लेकिन इसको अगर आप लिखना चाहें, इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इसको अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं, इसको चाइनीज़ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सारे भाषा में ये जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, सारे भाषा में इसको लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमा बाध्यता होती है। लैंग्वेज आप नहीं जानेंगे तो आपके लिए चीज़ें बैरियर हो जाएंगी। इसी वजह से कहा जाता है कि क्लासरूम में लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। जिस रीजन से, जिस क्षेत्र से बच्चा आ रहा है, उस क्षेत्र की भाषा में अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, उसे अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। आगे देखते हैं, अर्जन का अर्थ है। अर्जन किसे कहते हैं? अर्जन करना, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं को प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ठीक है। अर्जन का मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिस से, उसे आप प्रयास से यानी प्रैक्टिस से आप उसे क्या करते हैं, सीख सकते हैं। ये होता है अर्जन का मतलब। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। जैसा वो देखता है अपने आसपास, उसे वो नकल करता है, इमिटेट करके उसे सीख लेता है उस तरीके से। अगर आपके आसपास के लोग अगर अच्छे काम करेंगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा, बुरा काम करेंगे तो वो बुरा सीख लेगा, क्योंकि वो उन्हें देख करके कॉपी करता है, नकल करता है। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बच्चा जो है अर्जित करना बचपन ही से शुरू कर देता है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा सीखने के लिए अर्जन करता है। और ग्रहण किसको कहता है, ग्रहण के बारे में भी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं कि ग्रहण के लिए आपका स्कूल अनौपचारिक रूप से एक सिस्टमैटिक तरीके से, फॉर्मल वे में, रस्मी तरीके से चीज़ें जो हैं सीखी जाती हैं। इसमें नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती हैं। ये कुछ यहाँ पे डिफिनेशंस दी गई, इसे आप याद कर ले तो अच्छा है। जैसे नॉम चॉम्स्की हो गया, वाइगॉस्की का, पियाजे का, तो ये अगर कुछ थोड़ा सा जो हाईलाइटेड हैं उन्हें आप अगर याद रखेंगे तो बेहतर होगा। PDF मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ के माध्यम से अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं भाषा अधिगम, ठीक है। अधिगम जिसको हम क्या बोल रहे थे, ग्रहण बोल रहे थे, ठीक। अधिगम के बारे में बात करते हैं। अधिगम का अर्थ है सीखना। गेट्स के अनुसार, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप इसको रख लीजिए मानव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, ठीक है। इंसान के मॉडिफिकेशन एंड बिहेवियर, इंसान के जो रूपांतर है, बिहेवियर है, उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है उसी का नाम क्या है, अधिगम कहा जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। तो कहीं ना कहीं बात वही की जा रही है कि इंसान के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह के उसमें सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है।
अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जीवन भर चलती रहती है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी सबकॉन्शियस की तरफ ये बढ़ने लगता है। और इसके अंदर जो परिपक्वता क्या है, वे मैच्योरिटी आती है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वो चीज़ों को और सीखने लगता है। बचपन से वो स्टार्ट करता है और जैसे ही उसका उम्र बढ़ती है वो चीज़ों को सीखते जाता है और अपनी परिपक्वता या कह सकते हैं मैच्योरिटी की तरफ वो बढ़ जाता है सीखते सीखते। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट चलते हैं, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो वही बात हो गई। अब विशेष बातें इसमें हैं, कुछ देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी, ग्रहण की या अधिगम की। सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। सीखना परिवर्तन है, व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। तो सीखी हुई चीज़ों की मदद से वो अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखना अनुकूलन है और सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। ये वही सारी बातें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ को आप ध्यान से कीजिएगा और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी आसान है अगर आप इन्हें समझ करके आंसर करेंगे तो। कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुत लेख करवाती है। वो 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? आप देखे होंगे या आपको अगर याद होगा तो आपके जो क्लास टीचर होते थे या भी किसी सब्जेक्ट के वो टीचर होते थे, आपको पढ़ाते वक्त ऐसा होता था कि एक बात को 2 बार 3 बार आपको अटेंशन दे करके वो रिपीट किया करते थे। उससे वो क्या करना चाहते थे, किस तरीके से वो पढ़ाना चाहते थे या आपके अंदर क्या परिवर्तन वो देखना चाहते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहता है। यहाँ पे शीर्षपाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम, श्रुतलेख उपागम बताएं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका जो है ऊर्ध्वगामी उपागम या बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ पे टॉप डाउन का मतलब हुआ नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, आपको पहले ऐसा नहीं कि आपसे पहले लिखवाया जा रहा है फिर पढ़ाया जा रहा है, बल्कि आपको पढ़ा दिया गया फिर आपसे लिखवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच कहते हैं इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लिखी हुई चीज़ को बारीकी से पढ़ने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस यहाँ पे है, पठन सामग्री में है क्या यह जानना। 2 में कहा जा रहा है पठन में रुचि उत्पन्न करना, विशिष्ट सूचना ढूंढना, पठन सामग्री की प्रमाणिकता जांचना। तो आपको पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को जांचें गलत है या सही, ये तो नहीं होगा। और पठन सामग्री में है क्या यह जानना, ये भी आपके जानने की ज़रूरत नहीं है। पठन में रुचि उत्पन्न करना, ये कुछ हद तक इसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 3 वाला आंसर आप देखेंगे, विशिष्ट सूचना ढूंढना। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यार, ठीक है, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है कि उसमें क्या क्या खास बातें हैं, उसे आप जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो विशिष्ट सूचना ढूंढना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? यहाँ पे बताएं। शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। कौन सा एक ऐसा ऑप्शन इसमें होगा जो बच्चों के उच्चारण करने में, बोलने में और अर्थ निकालने में उनको मदद मिलती है, किसके ज़रिया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन मौन पाठन यानी मुंह से पढ़ना सिर्फ, ठीक है। और 2 में कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, ठीक है, शिक्षार्थियों के लिए
मतलब बोल कर पढ़ना। यहाँ मौन पठन का मतलब क्या हुआ, साइलेंट स्टडी, साइलेंट बोलता है, मौन का मतलब होता है मौन धारण होता है ना, साइलेंट स्टडी, बोलना ही नहीं बल्कि मन ही मन में पढ़ना। और यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन, मतलब क्या हुआ, बोल करके पढ़ना। तो जाहिर सी बात है, अगर उच्चारण की बात आएगी कि किसी बच्चे का ये चेक करना है कि उसका उच्चारण सही है कि नहीं, तो उसको बुलवाना ही पड़ेगा, वो बोलेगा तब समझ में आएगा आपको कौन सा शब्द वो सही बोल रहा है, कौन सा शब्द वो गलत बोल रहा है। तो इसकी पहचान तभी होगी, शिक्षार्थियों के लिए स्वस्वर वाचन करवाया जाए, तब जाके आप उनके बारे में जान पाएंगे कि उनका उच्चारण कैसा है, शब्द संपदा निर्माण उनका कैसे हो रहा है, और उसमें आप सहायता कर पाएंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिनके द्वारा यह किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन, ठीक है, यानी बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, इसके माध्यम से वो भाषा सीखते हैं। किसके माध्यम से ये कहा गया है, तो ये जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे ने ये कहा कि बच्चे भाषा क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, फैक्ट वैसे ही, इसे याद रखें आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कक्षा का कबीर, 1 मिनट, कक्षा का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, दांती, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मज़े लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि, ठीक है, एक बच्चा है आपकी कक्षा में, उसने एक शब्द सुना शांति, और शांति सुनने के बाद उसी तरह के वो दूसरे वर्ड बोलना शुरू कर दिया, फांति, दांती, मानती, ये सारे निरर्थक शब्द हैं, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं कह सकते हैं, नहीं है, बोलकर मज़े लेता है। यह प्रदर्शित करता है, किस चीज़ को ये प्रदर्शित करता है ये बताना है। उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, यानी वो चीज़ों को गलत समझ लिया है। दो में कहा जा रहा है वो ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। 3 में कहा जा रहा है उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे 4 में उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे उसने क्या सुना, शांति, और उसी ध्वनि पे, ठीक है, ध्वन्यात्मक, उसी ध्वनि पे वो चीज़ों को बोल रहा है, तो वो ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है कि इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो B2 है, 5 का 2 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का मित्र कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है। एक बच्चा है क्लास 3 का, ठीक है, क्लास 3 का एक बच्चा है और वो ग्रामेटिकल कुछ एरर कर रहा है, ठीक है, व्याकरण के अनुसार वो कुछ गलती कर रहा है लिखने में। तो एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या बर्ताव होगा ऐसे बच्चों के साथ। गलतियों पर, ऑप्शन 1 में गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसे ऊपर सही रूप लिखना। गलतियां 2 में कहा जा रहा है गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना। और 3 में है गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। 4 में कहा जा रहा है बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बताएं 1 2 3 में से क्या होगा सही क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन देखेंगे आप, 3 में गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना, यानी अगर गलत लिखा है बच्चा, ठीक है, कोई त्रुटि कर दिया है, तो उस त्रुटि को पहले आप हाईलाइट कर देंगे। रेखांकित करना मतलब हाईलाइट करना। उसी तरह इसको मान लीजिए ये वर्ड अगर गलत लिखा है उसको हाईलाइट कर देगा, फिर उस लिखे हुए वर्ड के बारे में उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, ये फार्मूला ऐसे है, या इसका नियम इस तरह है। उसके बाद कहा जाएगा बच्चों से आप सही लिखो। इससे क्या होगा, बच्चे सीख भी जाएंगे और उनका करेक्शन भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर,
माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। ठीक है, माध्यम की भाषा निपुणता विकसित करने के लिए यानी घर की जो भाषा है, बच्चे जो घर पे भाषा सीखता है उसकी सहायता क्या होती है। लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, दोनों भाषाओं में मुश्किल पैदा करता है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। तो देखिए, एक लैंग्वेज, एक भाषा दूसरे भाषा को सीखने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 7 का ऑप्शन आप देखेंगे तो 3 बिल्कुल सही होगा। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, मतलब एक भाषा के सहायता से दूसरी भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो पहली सीखी हुई भाषा आपके लिए एक सिद्ध जो है रणनीति बना सकती है, उसके सहायता से और भाषा को आप आसानी से सरलता से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 में आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है, यानी कह सकते हैं ग्रामर जो है उसे आप कब सबसे अच्छा सीख सकते हैं, किस स्थिति में। 1 में पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान के लिए एकीकृत करके, 2 में व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, 3 में व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, 4 में कहा जा रहा संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। कंठस्थ अगर ऑप्शन आप देखेंगे 8 में तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, कंठस्थ मतलब किसी चीज़ को कठिन बना देना। संरचनात्मक उपागम को अपना करके मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये। ठीक है, इसमें सीखने का या समझने का जो असर नहीं पाया जा रहा है। अगर यहाँ पे 8 में 1 नंबर देखेंगे काफ़ी इफेक्टिव है। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, यानी जो मटेरियल है उसके स्ट्रक्चर को आसानी से आप समझ लें, पहचान के काम करेंगे तो आपको सीखने में मदद मिलेगी और फिर आप आसानी से उस भाषा को सीख पाएंगे। तो आपको उसका जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसे आपको पहचानना चाहिए। अगर आप पहचानेंगे तो भाषा को आसानी से सीख पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा। 9 नंबर में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अप्रोच है, कौन सा ऐसा अप्रोच है जो शिक्षार्थियों को अच्छी तरह लिखने के लिए भिन्न चरणों में समझने का अवसर देगा, यानी किस तरीके से बच्चों को एक अच्छा लेखक आप बना सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो 9 का यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, वर्णनात्मक लेखन, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम या संस्थानात्मक लेखन। तो 9 का अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 में जो बात कही जा रही है लेखन का प्रक्रिया उपागम। ठीक है, लेखन का प्रक्रिया उपागम ये आपका सही हो जाएगा। जो प्रक्रिया है लेखन का उसे आप समझ के आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से एक अच्छा लेखक बन पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर और 10 नंबर में कहा जा रहा है व्याकरण सीखने से क्या आशय है, व्याकरण सीखने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। व्याकरण के नियम सीखना। 2 में कहा जा रहा है सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना। 3 में अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। 4 में किसी भी भाषा के लिए लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियाँ निकालना। 10 का बताएं क्या होगा। गलतियाँ निकालना आपका काम नहीं है, ग्रामर का मतलब है गलतियाँ निकालना नहीं है। यहाँ पे पहले आपको ग्रामर सीखना, उसका उद्देश्य बताना है। तो 10 का अगर आप 3 देखेंगे, अर्थ से संदर्भ, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं। संदर्भ जो शब्द है अपने आप में बहुत ही सकारात्मक माना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक वर्ड है। अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, तो ये आपका 3 सही हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन 1 और 2 देखेंगे, व्याकरण के नियम सीखना। नियम सीख के आप क्या करेंगे, कितना आपके अंदर चेंजिंग आएगी, कितना आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। 2 में सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना, यानी आपको दोनों करना है। ग्रामर सीख रहे हैं, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी होना चाहिए, लेकिन बात नहीं होना चाहिए। बाद में करेंगे तो हो सकता है कि आपको याद रहे ना रहे, कर पाए नहीं कर पाए, ये बात हो सकती है। तो यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर। त्रुटियों से क्या अभिप्राय है, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं।
2 में त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। 3 में है त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। 4 में है त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। 11 का क्या राइट आंसर होगा? देखिए ऑप्शन 1 इसका सही है। इसको हम समझा देते हैं आपको कि क्यों सही है। त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं, ठीक है। इंसान जो है गलती करता है और उस गलती से जितना सीखता है उतना वो सही करके नहीं सीखता है। जितना ये गलती करके इंसान सीखेगा, मान लीजिए एक मरतबा गलती किया तो उससे वो सीख गया कि हाँ ये काम ऐसे तो नहीं हो सकता, ये गलत है, उतना एक बारगी में करके आगे बढ़ने वाला नहीं सीखेगा। तो त्रुटियां सीखने का एक संकेतक है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो वहाँ से आपको सीखने का एक संकेत मिल रहा है कि हाँ आप सीख रहे हैं, तो ये आपका सही है। और गलती हो तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव है, वहाँ पे सीखने का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या नाम देंगे आप? उत्पादक शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, या आंतरिक शब्द संपदा, या ग्राहणीय शब्द संपदा? आप यहाँ पे देखें, जो चीज़ें आप अपने अंदर ले रहे हैं वही चीज़ कही जा रही है। अगर सुनते हैं या पढ़ते हैं या पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। और आगे मैं बताऊंगा कि जो आपका सुनना, बोलना, पढ़ना है उसमें दो आपका जो है ना, 2 चीज़ें आप प्रोडक्ट करते हैं, 2 चीज़ आप रिसीव करते हैं, ठीक है। 2 चीज़ों को आप उत्पाद करते हैं, 2 चीज़ों को आप ग्रहण करते हैं, तो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और फिलहाल आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि जैसे वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और एग्ज़ाम तक आपको बिल्कुल पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा। आप शॉर्ट नोट के साथ आप पढ़ सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी, आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। तो ग्राह्य संबंध जो है ये आपके लिए यहाँ पे सही होगा कि इसमें क्या करते हैं, चीज़ों को हम ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें पढ़ते हैं तब भी ग्रहण करते हैं और उसके बाद आप उस ग्रहण की हुई चीज़ों को पहचानते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर। 13 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शिक्षण का उद्देश्य नहीं है या कह सकते हैं एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बताना है आपको। पाठन सामग्री के मुख्य बिंदुओं को पाठक के पूर्व विज्ञान से जोड़ना, ये है कि नहीं? ये तो आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल आपका है, ठीक है। मतलब आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ने वाली बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शब्दों वाक्यांशों भाषाओं के नमूने से अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है, ठीक है। जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे आप एक अर्थ निकालें, उसका एक मतलब निकालें। पाठ 3 नंबर में देखते हैं, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, सही है। अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो उसका जो अर्थ निकले वो आपको समझ में आना चाहिए, तब तो आपका पढ़ना सफल माना जाएगा, तब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। 4 में देखते हैं, पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांश को डिकोड करना। डिकोड वर्ड सही नहीं है, ठीक है। डिकोड जो है सही नहीं है, समझने वाली बात होती है, समझ में आता है। यहाँ पे चीज़ों को हम क्या कर दे रहे हैं, हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही नहीं है। एजुकेशन का ये उद्देश्य नहीं है, एजुकेशन का ये उद्देश्य नहीं है कि चीज़ों को आप डिकोड करें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा ये बड़ा है, आराम से देखिएगा। जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? एक बार और सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, बच्चे जब पहली बार आपके स्कूल आते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। जिस वो रीजन से बिलोंग करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा तो भरपूर आती है
अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। एक अध्यापक है, वो अंग्रेजी की अध्यापक है या फिर किसी अन्य भाषा का कि वो अध्यापिका है, ठीक है। तो शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे वो कर सकती है, क्या करे, ठीक है। मान लीजिए बच्चों को हिंदी आती है, टीचर को हिंदी नहीं आती है, तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए। यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम आंसर की तरफ आएँ तो आंसर अगर आप ऑप्शन 3 देखेंगे, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन 3 में ये बात कही गई है अध्यापक के बारे में, ठीक है। अध्यापक का रोल क्या होना चाहिए ऐसे स्थिति में। अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दें और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अंग्रेज़ी को टीचर है तो अंग्रेज़ी ही बोले या अन्य सब्जेक्ट का है तो अन्य सब्जेक्ट ही बोले। इसमें बच्चे को भी आज़ादी देनी है कि बच्चा जिस भाषा में चाहे वो बोल सके, जिस भाषा में चाहे वो क्वेश्चन का आंसर दे सके। टीचर को भी आज़ादी है कि वो सामान्य भाषा का इस्तेमाल करे। ज़रूरी नहीं कि वो अंग्रेज़ी ही उसका रिस्पॉन्स करे, हिंदी ही में करे, बल्कि जो स्थिति हो उसके हिसाब से उसे आंसर करने की वहाँ पर ज़रूरत है। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये लास्ट होगा। पीडीएफ फिर मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ होगा मैं वहाँ पे डाल दिया करूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 15। और अगर डायरेक्ट आप टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक कॉपी करके आप अपने टेलीग्राम पर जाके पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक A to Z इन्फो प्रिपरेशन नाम से फाइल कह सकते हैं या फिर वहाँ पर ग्रुप दिखेगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 15 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है, ठीक है। NEP 2020 भाषा के बारे में जो बात कहिएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, या फिर 2 में कहा जा रहा है यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, या 4 में विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक चरणों के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। यहाँ पे अगर 2 में आप देखेंगे त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, यानी 3 ही भाषा जो है उसको फिक्स कर दिया जाए, ये तो होगा नहीं फिर, ठीक है। इसलिए कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसमें हिंदी आपका अगर मान लेते हैं सेकंड लैंग्वेज है या फिर थर्ड लैंग्वेज है तो एक कोई रीजनल लैंग्वेज होगी, तो वहाँ पे लिबर्टी होती है, वहाँ पे स्वतंत्रता होती है। 3 में कहा जा रहा है विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं देना है। यहाँ पे अगर देखिए पॉजिटिव आपको तलाशना है, विद्यालयी शिक्षा की मिडिल और माध्यमिक चरण की, ठीक है, मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्पों के रूप में। यानी अतिरिक्त विकल्प का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये हुआ कि बच्चे ज़रूरी नहीं कि 3 ही लैंग्वेज उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या फिर आपके भोजपुरी, बहुत सारे भाषा से वो आ सकते हैं। तो अतिरिक्त विकल्प वहाँ पे दिया जाए उन्हें पढ़ने के लिए, बच्चों को समझने के लिए, प्रश्न करने के लिए, उत्तर देने के लिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सही होगा। उसके अलावा 3 में देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैरियर नज़र आएगा आपको। तो ये कुछ आपके लिए यूज़फुल वीडियो है, ठीक है। ये टेलीग्राम का आपको लिंक दिख रहा होगा यहाँ पे, इससे कर सकते हैं ज्वाइन, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।